हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ महजबीन एंड वेलकम टू हुनरमंद। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है सीटीएट एग्ज़ाम 2023 में 20 अगस्त को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। तो हम अब उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हर वीडियो में, है ना। तो ये हमारा थर्ड वीडियो है क्वेश्चन पर बेस्ड। गुज़िश्ता सालों में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन मारोज़ी सवाल है, तो उस पर बेस्ड है ये थर्ड वीडियो हमारा। इससे पहले मैं आपके साथ बहुत ही अच्छे और आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सीटीएट के, उन पर क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ। और ये हमारा एक और वीडियो अब आपके लिए पेश है, जिसमें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट और क्वेश्चंस आपके। तो पहला क्वेश्चन है वो है, किसी लफ्ज़ को जानने का मतलब है। अब किसी लफ्ज़ को जानने का मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए है इसके माखज़ को जानना, बी है इसकी हैयत को जानना, सी इसके मानी को जानना और डी है इसके हिज्जे को जानना। तो जाहिर सी बात है कि किसी लफ्ज़ को हम किस लिए जानेंगे? इसीलिए ना कि हमको उसका मानी पता चल सके। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो आपका सी है वो आपका आंसर है कि इसके मानी को जानना, मतलब किसी लफ्ज़ को जानने का मतलब है उसके मानी को जानना। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कवायद पढ़ाया जाना चाहिए। अब कवायद क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले कि ए है अलग थलग पढ़ाना चाहिए, बी है उसूल रटाकर। अब देखिए कभी भी रटाकर ये ऐसे वर्ड आ जाए आपको नेगेटिव लगे, जो हमारा अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो अगर आपको ऑप्शन नेगेटिव लगे तो उसे वहीं पे वो कैंसिल हो जाता है। तो देखिए रटाना तो बिल्कुल ही नहीं है ना, बच्चे को हम पढ़ रहे हैं ना, सारी चीज़ें एनसीएफ पढ़ रहे हैं हमारा। और हमारे कोठारी कमीशन है, आरटी पॉलिसी, आरटी है, एक्ट है 2009 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सब में पढ़ रहे हैं। तो रटाना तो है ही नहीं, है ना। तो ये यहाँ पे कट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अलग थलग भी पढ़ाना नहीं, ऑप्शन ए भी नेगेटिव है। सी में क्या है, अमली मशकों के ज़रिए। अब अमली मशकों के ज़रिए पढ़ाएंगे तो बच्चा कवायद सीख लेगा क्या? नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे डी है सयाक में, मतलब कॉन्टेक्स्ट में। तो ये बात सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाली बात है कि जहाँ भी आपको सयाक के हवाले से पूछ लिया जाए, अगर ग्रामर के ताल्लुक से, कवायद के ताल्लुक से क्वेश्चन हो और वहाँ पे ऑप्शन में अगर सयाक हो, मतलब कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जाए, तो आपका आंसर हमेशा वही होगा। और यहाँ भी आपका आंसर डी है कि सयाक में हमें कवायद पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कवायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद है। अब कवायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद क्या होगा? ऑप्शन ए है कि आमोज़गारों की तरसीली सलाहियत में इजाफा करना, बी है आमोज़गारों की इल्म को महफूज रखने की सलाहियत में बेहतरी करना, सी है आमोज़गारों की तफ़हीम की सलाहियत का अंदाज़ा करना और डी है तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर और दुरुस्त करना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है कि आमोज़गारों की तरसीली सलाहियत में इजाफा करना, मतलब वो कवायद सीखेंगे तो उनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, है ना। तरसील मतलब कम्युनिकेशन करना। तो जब बच्चों का कवायद उनका ग्रामर अच्छा होगा तो वो कम्युनिकेट भी अच्छे से कर पाएंगे, है ना, तरसील कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। तो ये सलाहियत में उनका इजाफा होगा, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हेयर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है कि उस्ताद किसी रेडियो की मदद से नहवा साख्तों और कवायद के उसूलों का तारुफ कराता है। तलबा लिखते या बोलते वक्त बेहतर तरसील के लिए इन साख्तों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीक़ेकार को कहते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है कि उस्ताद किसी रेडियो की मदद से या नहवा साख्तों की मदद से और कवायद के उसूलों का तारुफ करा रहा है ना, वो रेडियो पे उन्हें सुना रहा है, नहवा साख्तों के ज़रिए कवायद के उसूल बच्चों को सुना रहा है, बता रहा है। और तलबा लिखते या बोलते वक्त बेहतर तरसील के लिए इन साख्तों का इस्तेमाल करते हैं। अब जो भी साख्त टीचर ने उन्हें बताया, तो बच्चे अपनी कम्युनिकेशन करते वक्त या जब वो बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो उन साख्तों का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके का कार को हम क्या कहेंगे? तो देखिए ऑप्शन नंबर है ए है तश्कीली, मतलब कंस्ट्रक्टिव
बी है इस्तक़राई मतलब इंडक्टिव, सी है इस्तखराजी मतलब डिडक्टिव, और डी है तहकीकी मतलब रिडक्टिव। तो देखिए ये जो तश्कील हो रही है ना, कि पहले तो टीचर बच्चों को बताएगा, है ना, फिर बच्चे जब वो बोलेंगे पढ़ेंगे या फिर कम्युनिकेशन करेंगे, उन साख्तों का यूज़ करेंगे, तो वो होता है इस्तखराजी मतलब डिडक्टिव तरीक़ेकार है। ये इस्तखराजी तरीका है, जब ऐसा तरीक़ेकार यूज़ करते हैं तो उन्हें उसे इस्तखराजी तरीक़ेकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज कवायद सिखाने के मौजूदा तरीके में ज़ोर दिया जाता है। अब देखिए कवायद सिखाने के मौजूदा तरीके में कहाँ ज़ोर देना चाहिए, किस बात पे ज़ोर दिया जाता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ कवायद बजाते खुद पढ़ाने पर। अब कवायद बजाते खुद पढ़ाने पर ज़ोर दिया जाता है, ये बात तो गलत है ना, यहाँ पे हम इसको यहीं पे कट करते हैं ऑप्शन ए को। बी है कवायदी उसूलों की मश्क पर। अब कवायदी उसूलों की सिर्फ मश्क ही करवाएंगे तो उससे हो जाएगा क्या? नहीं, ये भी गलत है। सी देखिए ऑप्शन सी मुख्तलिफ किस्म के जुमलों की साख्त या ज़मानों की शक्लों पर, और ऑप्शन डी है कवायद उस वक्त सिखाने पर जब आमोजगार L2 सीखना शुरू कर दे। अब देखिए ऑप्शन नंबर में जो L2 कहा गया वो उसका मतलब होता है लैंग्वेज 2 यानी हदफ ज़बान। तो कवायद उस वक्त सिखाने पर जब आमोजगार L2 सीखना शुरू कर दे, ये बात बिल्कुल सही है और यही हमारा आंसर भी है कि कवायद सिखाने के मौजूदा तरीके में ज़ोर दिया जाता है कहाँ पर, जब कवायद इस वक्त सिखाने पर जब आमोजगार L2 सीखना शुरू कर दे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्लासरूम में एक माहौल बनाने के लिए जिसमें तमाम तुलबा अपने ख्यालात पूरी दुरुस्तगी से जाहिर कर सके, कही गई बातों को समझ सके और पढ़े जाने वाले मतन का तज्जिया कर सके, ज़रूरी है कि अब एक क्लासरूम जिसका हम माहौल हमें कैसे बनाना है कि बच्चा खुल के अपने ख्यालात का इजहार कर सके वहाँ पे, और जो भी उसके मन में चल रहा है, जो भी बात है, जो भी सवाल है, वो खुल के उसे जाहिर करे, पूछ सके, अपने मन की बात कह सके, और जो भी समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो समझ सके और अपने मतन का तज्जिया कर सके। तो ऐसा क्लासरूम ऐसा माहौल देने के लिए हमें किस बात को ध्यान में रखना, किस बात पर गौर फिक्र करना ज़रूरी है? तो ऑप्शन ए है ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए जाए। अब सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी क्या? तो नहीं, ये ऑप्शन हमारा नहीं है, ए ऑप्शन। अब बी देख लेते हम कि हदफ ज़बान के साथ मादरी ज़बान भी इस्तेमाल की जाए। ये थोड़ी पॉजिटिव लग रही है, इसको लेके चलते आगे। देखिए सी देखिए कवायद के उसूलों को याद किया जाए। देखिए याद कराना तो ये इससे ज़्यादा मतलब कोई ऐसी वीक चीज़ है ही नहीं कि याद करा दिया जाए, है ना, कोई वीक ऑप्शन है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। और डी देखिए क्या कह रहा है, नहवा साख्तों और उनके इस्तेमाल की समझ पैदा की जाए। अब देखिए यहाँ पे डी में और ज़्यादा पॉजिटिव बात हो रही है कि नहवा जो साख्ते हैं, है ना, जो शुरुआती उन्हें साख्त हम सिखाते हैं, तो उनके इस्तेमाल की समझ पैदा की जाए कि उन नहवा साख्तों को कहाँ कहाँ इस्तेमाल, कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसकी समझ अगर बता दी जाए तो जाहिर सी बात है कि बच्चा समझकर उसको जहाँ जैसे यूज़ करना करेगा, और इससे क्या होगा, जो हमारा मकसद है वो उस मकसद में हम कामयाब होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि हदफ ज़बान की कवायद की तदरीस कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, हदफ ज़बान के कवायद को। तो ऑप्शन ए है कवायद को समझने के लिए टेक्नोलॉजी के लाजमी ताउन का तकाजा करती है। ऑप्शन बी है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ऑप्शन ए में कि कवायद को समझने के लिए टेक्नोलॉजी के लाजमी ताउन का तकाजा करती है। अब टेक्नोलॉजी से ही सीखा जाता है ना, ऐसा बोल रहा है ये इस ऑप्शन में। देखिए अब आगे के देख लेते हैं हम ऑप्शन, और क्या है कि बी, ऑप्शन बी है आमोजगारों से हद दर्जे तवानाई इस्तेमाल करने का तकाजा करती है। अब हद से ज़्यादा दर्जे तवानाई उनकी यूज़ करने का तकाजा ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है कि हद से ज़्यादा उनकी तवानाई का हम यूज़ किया जाता है कवायद सिखाने के लिए। ऑप्शन सी है मतन, ये मतन होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग,
तो यहाँ पे मतन की जांचती परखती है और इस बात का की फहम पैदा करती है कि ज़बान एक निज़ाम पर मबनी होती है। और ऑप्शन डी है तुलबा को ज़बान इस्तेमाल करने की तरगीब देती है। तो देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है कि जो मतन की को जांचती परखती है इस बात की फहम पैदा करती है कि ज़बान एक निज़ाम पर मबनी है। और ये बात तो नोम चॉम्स्की भी ने भी कही है ना, कि जो कवायद है के जो उसूल है जो उसका निज़ाम है, सारे ही जितने भी ज़बानें बोली जाती है तो सबका निज़ाम कैसा है, एक ही है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पे जो ऑप्शन सी में कही गई है, इसीलिए हमारा आंसर भी क्या है, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ज़बान की तदरीस में तनाज़री और सयाक बंद कवायद से मुराद है। अब जो ज़बान की तदरीस है उसमें तनाज़री और सयाक बंद कवायद से मुराद है, क्या मुराद है देखते हैं। ऑप्शन ए है मश्क कवायद और तहरीर के दरमियान रिश्तों की निशानदही करने पर ज़्यादा तवज्जो ना होना। बी है कवायद को पूरी तरह खोल कर पढ़ना। सी है किसी फितरी बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनना के दुरुस्तगी बरकरार है। और ऑप्शन डी है कवायद की फहम पढ़ने और सुनने में सरगर्मियों से खुद ब खुद पैदा होती है। देखिए यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है कि तुलबा को ज़बान इस्तेमाल करने की तरगीब देती है। कौन सी चीज़ तरगीब देंगी उन्हें, जब वो क्या करेंगे, कवायद की फहम पढ़ने और सुनने में सरगर्मियों से खुद ब खुद पैदा होती है। ये वाली जो चीज़ है, ये तो जो तरीका है, ये उनकी जो तो ये उन्हें तुलबा को क्या करता है, ज़बान को इस्तेमाल करने की तरगीब देती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि सानवी ज़बान की लिसानी सलाहियत आदत की सतह पर वाक़ होती है, इससे मुराद है। अब सानवी ज़बान मतलब वही जो सीखी जाने वाली ज़बान है, तो सानवी ज़बान की लिसानी सलाहियत आदत की सतह पर वाक़ होती है, इससे मुराद क्या है। ऑप्शन ए है मुनासिब नहवा साख्त और ज़ख़ायर अल्फाज वाले जुमले बनाना। बी है आवाज़ों, लफ्ज़ों, फ़ुकरों और मानी को पढ़ाया जाना चाहिए। सी है ऐसे जुमले बनाना जो अहले ज़बान बोलते हैं। और डी है आम बातचीत में आने वाले जुमलों की बुनियादी साख्तों को याद करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि जो सानवी ज़बान की लिसानी सलाहियत आदत की सतह पर वाक़ होती है, तो इससे मुराद क्या है कि मुनासिब नहवा साख्त और ज़ख़ायर अल्फाज वाले जुमले बनाना, है ना। जो भी जुमले हम बनाते हैं तुलबा, तो वो मुनासिब नहवा साख्त और ज़ख़ायर अल्फाज उनके पास जो भी उन्हें वो सीखे हुए होते हैं, वो जैसा उन साख्तों का यूज़ करना जानते हैं, तो उसकी मदद से वो अपने मुनासिब नहवा साख्त और ज़ख़ायर अल्फाज से जुमले बनाते हैं। इससे इस बात से ये मुराद है। ओके, अब देख लेते हैं हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 यानी सोतिया मतलब सूत का मानी ही होता है साउंड, है ना, मतलब आवाज। तो यहाँ पे सोतिया मतलब फोनिम्स किसे कहते हैं, तो फोनिम्स किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है तरतीब नहवा की एक किस्म। बी है कवायद की बुनियाद। सी है किसी ज़बान की मानवी इकाइयाँ। और डी है किसी ज़बान की सूती इकाइयाँ। तो सूती मतलब साउंड, अभी आपको बताया जैसे फोनिम्स बच्चों को स्टार्टिंग में सिखाए जाते हैं ना, हुर्फ सिखाया जाता है, उनका साउंड सिखाया जाता है कि ए अगर हम बोल रहे हैं ए तो ऐसे उसको साउंड करेंगे। बी अगर बोल रहे हैं तो उसको ब ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, है ना। तो ये क्या है, आवाज़ है कि कौन से हुर्फ की कैसी आवाज़ हमें निकालनी है। तो सूतिया से वही मुराद है, फोनिम्स मतलब सूती, किसी ज़बान की सूती इकाइयाँ। जब बच्चा पढ़ना, हमें उसे साउंड बताना स्टार्ट करते हैं, वो इकाइयाँ होती है, और उसकी आवाज़ कैसे निकाले, उसकी सूती, उसका शक्ल कैसे, सूती मतलब उसकी आवाज़ कैसी होंगी, तो फोनिम्स वही होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है उस्ताद देखता है कि तसर्रुया अपने जवाबात में
सुरैया अपने जवाबात में ज़माने माजी का इस्तेमाल नहीं कर पाती। अब सुरैया नाम की कोई बच्ची है ना? तो उस्ताद गौर कर रहा है कि सुरैया जो है वो जवाबात में ज़बान माजी का इस्तेमाल नहीं कर पाती है, लेकिन उस्ताद की मौजूदगी और हाँ हम जोलियों की रहनुमाई में वो ज़बान माजी का इस्तेमाल कर लेती है। इस रहनुमाई को क्या कहा जाता है? अब अगर आपने थ्योरी पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा, है ना? हाँ, स्कैफोल्डिंग एक है जो स्कैफोल्डिंग हमने पढ़ी थी, तो उसमें ये चीज़ ही हो रही है। तो देखिए ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। हमें इसे मचानबंदी, हिंदी में पाड़ भी बोल देते हैं, तो मचानबंदी यानी स्कैफोल्डिंग। अब स्कैफोल्डिंग में इसको थोड़ा समझ लीजिए। स्कैफोल्डिंग ये क्या है कि एक ऐसा दायरा होता है जो जहाँ पे बच्चा सीखने की सलाहियत रखता है, लेकिन उसे थोड़ी सी हेल्प की, मतलब टेम्परेरी हेल्प की ज़रूरत होती है, जिससे वो अपने लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाता है, पीक तक पहुंच जाता है, तो उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सुरैया की मदद हो, जैसे वो अकेले में तो यूज़ नहीं कर पाती ज़माने माजी का, लेकिन जब उसकी हमजोलियाँ होती है या टीचर होता है तो वो उसे थोड़ी सी टेम्परेरी हेल्प दे देते हैं, तो वो यूज़ कर लेती है अच्छे से ज़माने माजी का। तो यहाँ पे स्कैफोल्डिंग वही होता है कि टेम्परेरी हेल्प देना बच्चे को। बी में फीडबैक है ना? बी ऑप्शन फीडबैक है। सी में है हले मसाइल और डी है क्या काउंसलिंग। तो ये सब तो नहीं है। ऑप्शन ए हमारा स्कैफोल्डिंग मचानबंदी करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, ज़बान सीखने में कवायद की बाज़ गलतियाँ फितरी तौर पर होती है, ऐसे में उस्ताद को चाहिए कि वो, अब ज़बान सीखने में जो कवायद के बाज़ गलतियाँ फितरी तौर पर है ना, नेचुरली कुछ बहुत सारी गलतियाँ होती है, तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है क्लास में की जाने वाली गलतियों को फ़ौरन दुरुस्त करे ताकि तलबा दूसरों की गलतियों से सीखे। बी है तालिब इल्म को बोलने या पढ़ने दे और फिर गलतियों को दुरुस्त करे। सी है तलबा को गलतियां करने दे कि वो फितरी है। और डी है कमज़ोर तलबा की निशानदही करके उन्हें अलग अलग करे और इनके लिए खुसूसी क्लास करे। अब देखिए डी ऑप्शन में तो बहुत ही नेगेटिव बात बोल रहा है कि कमज़ोर तलबा की निशानदही करके उन्हें अलग कर दे। अलग थलग करके तो हमें पढ़ाना ही नहीं है, हमें तो इंटीग्रेटेड लर्निंग करवानी है ना, सबको साथ मिला के पढ़ाना है। बच्चा चाहे हाई आईक्यू वाला हो, लो आईक्यू वाला हो, कैसा भी हो बच्चा, हैंडीकैप हो, बच्चा देखता नहीं हो, बच्चा सुनता नहीं हो, हमें कैसा भी बच्चा हो, बच्चा नॉर्मल हो, सभी को एक साथ पढ़ाना है। तो डी ऑप्शन यही कट हो जाता। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या कहा गया है कि क्लास में की जाने वाली गलतियों को फ़ौरन दुरुस्त करे ताकि तलबा दूसरों की गलतियों से सीख सके। तो ये यहाँ पे हमारा जो हमारे सीबीएसई ने इसी को करेक्ट आंसर माना है, ये करेक्ट आंसर है। तो कि क्लास में की जाने वाली गलतियों की फ़ौरन दुरुस्त करे ताकि तलबा दूसरों की गलतियों से सीख सके। तो कवायद सिखाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कवायद में बच्चों से गलती ना हो, क्योंकि अगर बच्चा कवायद में गलती करेगा तो ये उसकी साख्त बन रही है और फिर वो हमेशा उसी साख्त को यूज़ करेगा, तो हमेशा ही वो गलती करता रहेगा। इसीलिए जो गलतियां वो कर रहा है उसे उसी वक्त दुरुस्त कर दे ताकि दूसरे बच्चे भी सीख पाए और दूसरे भी उनकी भी दुरुस्तगी वहाँ पे हो जाए। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बी में क्या बोला था कि तालिब इल्म को बोलने या पढ़ने दे और फिर गलतियों को दुरुस्त करे, और सी क्या है तलबा को गलतियां करने दे कि वो फितरी है। ये बात भी गलत है कि तो फितरी है गलतियां करने ही दे। अगर हम गलतियां करने ही देंगे तो फिर वो वैसे ही सीखेगा और वैसे ही वो याद रखेगा हमेशा, तो ये नेगेटिव बात है। अब ऑप्शन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। कवायद की तदरीस सबसे फितरी तौर पर कारगर होती है जब। अब कवायद की तदरीस जो है, कवायद सिखाना किस वक्त फितरी तौर पर कारगर होगा, मतलब वो नेचुरली कारगर होगा। ऑप्शन ए है
उस्ताद वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ मुद्दती क़वायद की क्लास लेता है। बी है तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को खुद ठीक करते हैं। सी उस्ताद सिर्फ चंद इधर उधर की महारतें सिखाता है। डी है मश्क के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कि जो ऑप्शन बी है ना वो हमारा करेक्ट आंसर है कि तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को खुद ठीक करते हैं। कवायद की तदरीस सबसे फितरी तौर पर कारगर होंगी यहाँ पे, है ना, नेचुरली होंगी। जब बच्चे खुद ही गलतियां अगर वो कर रहे हैं तो खुद ही वो क्या करेंगे, दुरुस्त करेंगे, मतलब उन्हें खुद रियलाइज होगा। तो जाहिर सी बात है ये नेचुरली हो रहा है ना, कि खुद उन्हें रियलाइज हो रहा है कि ये हमसे गलत हुआ, फिर वो खुद ही वहाँ पे जाके दुरुस्तगी कर लेंगे अपनी गलती की। तो ये बिल्कुल नेचुरली है। तो यही ऑप्शन, हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर भी है। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि जब एक तालिब इल्म को ज़माने यानी जो टेंसेस होते हैं, टेंसेस की किस्मों को समझने की दुश्वारी हो तो उसका तदराक कैसे करेंगे। अब कोई बच्चा अगर उसे टेंसेस में ज़मानों को सीखने में को समझने में दुश्वारी हो रही है तो हम उसे कैसे उसका तदराक करेंगे, कैसे उसे सिखाएंगे। देखिए ऑप्शन ए है कि तलबा खुद जुमले बनाए और टीचर उनकी सरगर्मी में मदद करे। अब देखिए उसे प्रॉब्लम है, दुश्वारी बहुत ज़्यादा है, तो वो खुद कैसे जुमले बना पाएगा, है ना। तो अब बी देख लेते हैं, तो ये हमारा ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी देख लेते हैं, तो तलबा को क्लासरूम के बाहर भी जुमलों की साख्त की बुनियाद पर मश्क करवाना। अब ये भी कोई इतना अच्छा तरीका तो है नहीं कि तलबा पहले ही दुश्वारी से जूझ रहा हो और उसको हम बाहर भी क्या करें और उसे मश्क दे दे। अब सी है असल ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात की मदद से मश्क करना। ये देखिए यहाँ पे असल ज़िंदगी आ गया, तो ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो गया। मतलब यहाँ पे असल ज़िंदगी से, रियल लाइफ से उसे कनेक्ट कर रहे हैं हम, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कभी भी अगर ये ऑप्शन आ जाए तो हमेशा यही आपका आंसर होगा, और यहाँ पे भी यही आपका आंसर है कि असल ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात से की मदद से मश्क करना। और डी में क्या बोला कि मुख्तलिफ जुमलों की मश्क करने के मौके फराहम करना। अब इससे भी बेटर लेकिन हमारा सी ऑप्शन है और यही हमारा आंसर भी है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है ग्रामर क्लास के तालिब इल्म के लिए कौन सा उसूल माउन है। अब अगर ग्रामर की क्लास हो रही है तो तालिब इल्म के लिए कौन सा उसूल माउन होगा, कौन सा उसूल क्या होगा, एक एसोसिएट करेगा के तौर पर काम करेगा, माउन के तौर पे होगा। तो ऑप्शन ए है कि ग्रामर पर मबनी सरगर्मी की मसरूफ़ रखना जो उन्हें गौर व फिक्र में माउन व मददगार हो। और बी है मिसालों के ज़रिए कुछ उसूल बताइए। सी है सरगर्मी को पूरा करने के लिए ग्रामर के उसूलों को इरादतन सोचे। और डी है टीचर ग्रामर की गलतियों को नज़रअंदाज करे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन ए है कि ग्रामर पर मबनी सरगर्मी में मसरूफ़ रखना जो उन्हें गौर फिक्र करने में माउन व मददगार हो। अब देखिए अगर हम उन्हें ऐसी सरगर्मी में मसरूफ़ रखेंगे ग्रामर की कि वो जिस पे गौर फिक्र करे, सोच पाए, है ना, अपने मसलों का हल ढूंढ पाए, जवाबात सोच पाए कि, तो अगर हम ऐसी चीज़ों में उन्हें ऐसी सरगर्मी में, ऐसी एक्टिविटी में मसरूफ़ रखेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाएंगे, जो उनके लिए क्या होगा, माउन और मददगार साबित होगा। तो ग्रामर की क्लास के तालिब इल्म के लिए ये उसूल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि किसी तहरीर के किसी पहलू का अंदाज़ा सबसे पहले लगाया जाता है। अब कोई तहरीर है या फिर कोई पहलू का अंदाज़ा सबसे पहले कब लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए है नहवा साख्तों से, बी है लफ्ज़ों की तादाद से जो सबसे नुमाया पहलू हैं, और सी है मवाद और इसमें शामिल ख़यालात की मौनियत से,
और डी है ज़ख़ीरे अल्फाज से। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है कि मवाद, यानी जो मटेरियल यूज़ होता है बच्चों को टीचिंग करवाने, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, मवाद और उसकी उसमें शामिल ख़यालात की माऊनियत से क्या होगा, किसी तहरीर के किसी पहलू से सबसे पहले अंदाज़ा लगाया जाता। तो जाहिर सी बात है, अगर एज अ टीचर हम कोई चार्ट लेके जा रहे हैं ना, या फिर अगर हमें उन्हें मैप सिखाना है, मैप लेके जा रहे हैं, ग्लोब दुनिया का नक्शा बताना है, दुनिया बतानी है, तो ग्लोब लेके जा रहे हैं, तो बच्चा तो पहले ही अंदाजा लगा लेगा ना कि कैसे क्या हमें टीचर सिखाने वाला है आज, है ना। जो भी मवाद लेके जाएंगे हम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेके जाएंगे, तो उससे बच्चा जाहिर सी बात है अंदाजा लगाएगा। तो यही हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। अब ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि मुझे कार चाहिए, इस जुमले में चाहिए का क्या है ना। अब देखते हैं ऑप्शन हमारे, ए है माउन फेल, बी है सिफत, सी है इस्म और डी है असल फेल। अब देखिए चाहिए पर यहाँ पे जोर दिया गया है कि मुझे कार चाहिए, तो चाहिए मतलब क्या, ये असल फेल है, ये असल काम है जो जो बच्चा या बोलने वाला चाह रहा है। वो क्या चाह रहा है, कार चाह रहा है, तो उसे चाहिए ही, तो यही क्या है, हमारा असल फेल है, असल काम है। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है कि असल फेल है ये जो चाहिए है, सिफत नहीं है, माउन फेल नहीं है, और इसमें भी, इसमें तो पता है आपको नाम होता है ना, तो वो भी नहीं है, तो ये असल फेल है एक्चुअली में। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, कवायद नजरियाती और रवैये दोनों में आप कहाँ तक इस बयान में मुत्तफिक है। अब कवायद नजरियाती और रवैये दोनों में आप कहाँ तक इस बयान में मुत्तफिक है। तो मुकम्मिल तौर पर राज़ी, बी है कुछ हिस्से से राज़ी, सी है राज़ी नहीं है, और डी क्या है, किसी हद तक राज़ी भी है और नहीं भी। तो देखिए यहाँ पे तो मुकम्मल तौर पर ही हमें नज़र आ रहा है कि कवायद नज़रियाती और रवैये दोनों हैं, तो ये मुकम्मल तौर पर ही क्या है, राज़ी। इसका आंसर भी यही है कि यहाँ पे देखिए कवायद, हमारा असल क्वेश्चन क्या है कि कवायद नज़रियाती और रवैये दोनों है, इस पे फोकस करना है हमें। तो ये कवायद क्या है, दोनों ही है, नज़रियाती रवैये है, नज़रियाती और रवैये दोनों है ना, तो इसलिए ये मुकम्मल तौर पर हम क्या है, राज़ी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, मुंदरजा झैल में से कौन सा तरीक़ाकार मुश्किल लफ्ज़ों को पढ़ाने में कदीम ज़माने का तरीका है। तो ऑप्शन ए है, कदीम ज़माने का तरीका बताना है हमें कि कौन सा है जब वो मुश्किल लफ्ज़ों को पढ़ाया जाता था कदीम ज़माने में। तो ऑप्शन ए है दुरुस्त जुमले बनाने में मदद करना, बी है दुरुस्त तलफ़ुज़, सी है तलबा जुमले बनाने में मुश्किलात का सामना ना करे, और डी है इनमें से सभी। अब देखिए दुरुस्त जुमले बनाने में मदद करना, ये तो आज का मतलब हमारा जदीद तरीका है कि टीचर क्या करता है, बच्चों को मदद करता है। पहले कदीम तरीके में क्या होता है, दुरुस्त तलफ़ुज़। तो ये वाला जो तरीका कार है मुश्किल लफ्ज़ों को पढ़ाने का, कि बच्चे हमेशा क्या करें, दुरुस्त ही तलफ़ुज़ निकालना चाहिए। अगर तब तक वो दुरुस्त तलफ़ुज़ नहीं निकालेंगे तब तक उसे टीचर उसके लिए उसके पीछे पड़ा रहेगा डंडा लेके, है ना। तो ये वाला कदीम तरीका है कि दुरुस्त तलफ़ुज़ मुश्किल जुमलों को सिखाने में। आज के जदीद जो तरीका है इसमें बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जिसमें बच्चे को सेंटर में ही रखा जाता है हमेशा। अब क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20, 20th क्वेश्चन आज का, कि कवायद सिखाने से ज़बान में कैसी मदद मिलती है। अब अगर हम बच्चों को कवायद सिखाएंगे तो ज़बान में कैसी मदद मिलेंगी। ऑप्शन ए है ख्वानदगी, बी है इस्लाह, डी है रवानी और सी है रवानी और डी है तादाद। तो जाहिर सी बात है कवायद सिखाने से ज़बान में कैसी मदद मिलेंगी, तो ख्वानदगी है ना, वो पढ़ने में उन क्या होंगी, उन्हें मदद मिलेंगी। यहाँ ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, आपको इन मेरे सारे ही वीडियो से मदद मिल रही होंगी, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा होगा, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है कि आपको
जो ऑथेंटिक मटेरियल है आपके CTET 2023 में जो आपका 20 अगस्त को जो पेपर होने वाला है उसके ताल्लुक से जो भी ऑथेंटिक मटेरियल है, जो भी थेरीज है या फिर क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड आपके प्रैक्टिस सेट्स है वो आपको प्रोवाइड किए जाए। ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप कि आपको समझ आया होगा, मैंने अच्छे से समझाया होगा आपको। अगर कोई कुछ आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए और बिल्कुल दिल से पढ़ाई करिए अच्छे से। बी पॉजिटिव और हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी लानी नहीं है, तो हमेशा पॉजिटिव रहिए क्योंकि चीज़ें बेहतर होंगी उसकी वजह से। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक यू। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और हमें सपोर्ट करिए, यही आपसे मेरी गुजारिश है। और इसके बाद हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, हम उसमें नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और हो सके तो हम PYQs भी डिस्कस करने वाले हैं, तो जो आपको बहुत ही जिसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में और इस के बाद हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए और पेपर अब ऑफलाइन होने वाले हैं तो ओमार शीट की भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो अब ओमार शीट की को एक बार आप देख लेना क्योंकि वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है ओमार शीट फिल करने में, तो ओमार शीट की प्रैक्टिस कर लेनी है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और दुआओं में याद रखिए। तो यही हमारी कोशिश है और इसके लिए हम मेहनत भी कर रहे हैं। तो आपसे यही दरख्वास्त है कि आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है, आपको लग रहा है पसंद आ रहा है सेशन, तो इसे देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इससे हम और ये हमारा जो चैनल है सिर्फ CTET ही नहीं, आगे जो भी आपकी जो भी और भी एग्ज़ाम्स होंगी, अदर एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम्स, तो उसमें सभी चीज़ों के लिए हेल्पफुल रहेगा ये, क्योंकि वक्त वक्त से जैसी भी ज़रूरत रहेगी हम यहाँ पे आपको मटेरियल, आपके हेल्पफुल मटेरियल और जो ऑथेंटिक मटेरियल है वो यहाँ पे प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आपसे बस यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए इसे। और वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि वीडियोस देखते तो है लेकिन लाइक नहीं करते, तो ये हमारी एक मेहनत जो हो रही है, तो ये हमें पता चलता है कि नहीं कि मेहनत कर रहे हैं अगर, तो सामने से रिस्पांस कैसा मिल रहा है। तो इसके लिए बस एक लाइक करिए अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं तो यही आपसे दरख्वास्त है। और हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए और इसी तरह के हम दूसरे अच्छे वीडियो में और मिलते हैं, उसमें और भी हम जो आपके और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं सारे ही हमारे वीडियोस। तो आपसे गुजारिश है कि हमें सारे वीडियोस देखिए आप, और आपके कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताइए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलती है, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, तो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो यही हमारी कोशिश है, बस आप सपोर्ट करिए और इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, दिल लगा कर पढ़िए, है ना, और पॉजिटिव रहिए हमेशा। और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।